नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप यादव, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे एवास्कुलर नेक्रोसिस या ओस्टियोनेक्रोसिस ऑफ हिप, जिसको हम सामान्य भाषा में कूल्हे की हड्डी का गलना भी कह सकते हैं। तो इस बारे में ओस्टियोनेक्रोसिस क्या बीमारी होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके मुख्य कारण होते हैं और किस तरह से इसका हम इलाज करते हैं, और आगे यदि हम इसको टाइम पे या सही समय पे इसका डायग्नोसिस नहीं बने तो फ्यूचर में हमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ओस्टियोनेक्रोसिस या एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप क्या बीमारी होती है। इसमें यदि मैं आपको हिप जॉइंट की यदि मैं बात करता हूँ तो हिप जॉइंट दो हड्डियों से मिलकर बनता है। एक हमारी हड्डी होती है फीमर, जिसके ऊपर का हिस्सा जिसको हम फीमोरल हेड कहते हैं, और इसका अपोजिट पार्ट जो होता है वो होता है एस्टेबुलम, जो कि एक पेल्विस हड्डी का पार्ट होता है। इन दोनों हड्डियों के बीच में एक जोड़ जो बनता है उसको हम हिप जॉइंट कहते हैं। ये हिप जॉइंट हमारे ऊपर के हिस्से को, यानी कि जो हमारा ऊपर का टोर्सो है, बैक है, ऊपर का बॉडी का पोर्शन है, उसको जो हमारे लोअर लिम्ब है उनसे कनेक्ट करने का काम करता है। तो हिप जॉइंट हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ है, और इसमें ये जो बीमारी होती है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, इसके अंदर जो हमारे फीमोरल हेड का जो खून का दौरा होता है, खून की सप्लाई होती है, वो किसी न किसी कारण से हैम्पर हो जाती है या रुक जाती है। किसी पर्टिकुलर हिस्से की वो ब्लड सप्लाई किसी न किसी कारण से उसमें रुकावट आ जाती है, तो उस हड्डी के, इस फीमोरल हेड के अंदर उस हिस्से की गलन शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ की हड्डी गलनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से वो हड्डी वीक हो जाती है। धीरे धीरे ये एरिया हो सकता है कि आपका कुछ पर्टिकुलर 20% पार्ट या 30% पार्ट इन्वॉल्व करता हो, और ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते करते ये पूरे हेड को इन्वॉल्व कर लेती है, जिसकी वजह से जो इसकी कार्टिलेज है वो एक टाइम के बाद चपटा होना, जो एक राउंड और एक स्फेरिकल शेप जो इसकी है वो राउंड चपटी होनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा हिप जॉइंट खराब हो जाता है और कूल्हे के जोड़ प्रत्यारोपण की नौबत आ जाती है। तो ये एक तरह से जो एवास्कुलर नेक्रोसिस या ओस्टियोनेक्रोसिस बीमारी जो होती है उसके बारे में हमने जाना। अब ये बीमारी किस कारण से होती है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है तो उसके जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक उसकी रोकथाम नहीं कर सकते। तो कारणों में यदि अपन बात करते हैं तो दो तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट कोज और एक होते हैं इनडायरेक्ट कोज। डायरेक्ट कोज की यदि मैं बात करता हूँ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है ट्रॉमा या फ्रैक्चर होना। जब भी हमारी ये फीमर हेड या फीमर नेक के अंदर कोई फ्रैक्चर होता है, जिसको हम नेक फीमर फ्रैक्चर बोलते हैं, वो हड्डी जब यहाँ से टूटती है तो कहीं न कहीं उसका खून का दौरा, हेड का खून की सप्लाई जो होती है उसकी बाधित होती है, और उसके बाद हो सकता है आपका हड्डी का जो फ्रैक्चर आपका हुआ है वो जुड़ जाए, लेकिन उसके आगे का खून का दौरा यदि सुचारू रूप से नहीं चलता तो उसमें आगे जाके एवीएन या ओस्टियोनेक्रोसिस होने की संभावना रहती है। दूसरा जो मुख्य कारण होता है वो होता है हिप का डिसलोकेशन। कई बार आपने सुना भी होगा या आपने किसी को मरीज को देखा होगा कि कूल्हे का जोड़ किसी एक्सीडेंट की वजह से बाहर निकल जाता है, जिसको हम हिप डिसलोकेशन कहते हैं। यदि ये हिप डिसलोकेशन खाली जॉइंट का डिसलोकेशन हुआ है और कुछ केसेस में फ्रैक्चर के साथ भी ये डिसलोकेशन होता है, तो उन केसेस में भी इस हेड का, फीमोरल हेड का खून का सप्लाई या खून का दौरा कुछ हद तक कम हो जाता है, और जिसकी वजह से ये एवास्कुलर नेक्रोसिस होने की संभावना रहती है या संभावना बन जाती है, जिसको हम ओस्टियोनेक्रोसिस या एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप कहते हैं। अब ये तो डायरेक्ट कोज, जिसको हम ट्रॉमा या जिसकी वजह से ये एवीएन की प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट कारण होते हैं, इनडायरेक्ट कोज जिसको हम कहते हैं। उन कारणों में सबसे मुख्य रूप से जो कारण आता है वो आता है स्टेरॉयड इंटेक। स्टेरॉयड वैसे एक बहुत ही अच्छी दवाई, या हम कई बार इसको रामबाण दवाई का भी नाम ले देते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें इसका यूज करना हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रहता है, लेकिन इसका यूज़ एक उचित मात्रा में ही होना चाहिए और एक डॉक्टर के गाइडेंस में ही होना चाहिए। यदि आप ये लंबे टाइम तक और गलत मात्रा में, गलत डोज में इस दवाई का सेवन करते हैं तो आपको फ्यूचर में ओस्टियोनेक्रोसिस या एवीएन होने की संभावना रहती है। दूसरा कारण, इसका प्रमुख कारण रहता है कि यदि आप अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं या लंबे समय तक करते हैं। मैं कहूँगा कि जैसे आप प्रतिदिन
यदि 90 ml या 100 ml से ज़्यादा आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं और प्रति वीक यदि आपकी कंजप्शन 400 ml या 500 ml से ज़्यादा हो जाती है, तो उन केसेस में एवीएन के चांसेस या ऑस्टियोनेक्रोसिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये सारे कारण हम बात कर रहे हैं प्री कोविड एरा की। यदि मैं पोस्ट कोविड एरा की बात करूं, कोविड का टाइम हम सब ने देखा है, एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही डरावना समय था। तो पोस्ट कोविड ने हर तरह के सोसाइटी को हर तरीके से अफेक्ट किया। इसी तरीके से बोन हेल्थ को भी कोविड ने काफ़ी हद तक अफेक्ट किया है, और उसमें सबसे जो मुख्य कारण, जो सबसे मुख्य बीमारी जो निकल के आई है पोस्ट कोविड एरा में, वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, यानी कि ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ हिप। अब कोविड के बाद ये प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि इसका सबसे मुख्य कारण है कि कोविड अपने आप में एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट थी। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट का मतलब ये होता है कि आपकी खून की नसों के अंदर थक्का जम जाना। इसकी वजह से आपने देखे होंगे कि कोविड के बाद एमआई के, हार्ट अटैक के, कार्डियक अरेस्ट के और स्ट्रोक के पेशेंट्स बहुत सारे बढ़ गए हैं। उसी तरह से बोन हेल्थ को भी इसने इस तरह से अफेक्ट किया, और एवीएन के केसेस आज हम यदि हमारी ओपीडी में हम बैठते हैं तो ऑलमोस्ट डेली 1 या 2 पेशेंट हमारे पास एवीएन के पोस्ट कोविड या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो कोविड अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आया है एवीएन के लिए। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जिनके अंदर खून का थक्का जमने की संभावना ज़्यादा होती है, या कुछ ऐसी वास्कुलर डिजीज होती हैं, जैसे मैं यदि बात करता हूं तो सिकल सेल डिजीज है, केसेंस डिजीज है। ये ऐसी डिजीज हैं जिनमें खून का थक्का होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो उन बीमारियों में भी एवास्कुलर नेक्रोसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मुख्य तौर पे ये हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कारणों की चर्चा करी। अब बात आती है कि जो एवीएन है ये कितने स्टेज का होता है, क्या इसकी स्टेजेज होती हैं, किस स्टेज में यदि हम इसको डिटेक्ट कर लें या डायग्नोसिस कर लें तो इसको हम जोड़ को बचा सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो हम स्टेजिंग करते हैं इसकी, वो फीका टार्लेट स्टेजिंग होती है, और 6 स्टेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यदि अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 या स्टेज 2 में हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं, तो हम उसके जॉइंट को बचाने के लिए ऑपरेशन करके या मेडिसिन से उसके जोड़ को बचा सकते हैं। लेकिन यदि वो पेशेंट हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं, जैसे स्टेज 4, जब ऑलरेडी आर्थराइटिक चेंजेस आपके स्टार्ट हो जाते हैं, स्टेज 4 है, स्टेज 5 में पेशेंट आता है, तो उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट का ही एक ऑप्शन रहता है, और जोड़ को हम साल्वेज सर्जरी, जिसको जॉइंट साल्वेज सर्जरी कहते हैं, वो संभव नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि कौन से एज ग्रुप को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो यंग एज ग्रुप है हमारा, 30 से 50 साल का जो एज ग्रुप होता है, उसी एज ग्रुप में ये 90% ऑफ द केसेस देखने को मिलते हैं। 30 साल से कम उम्र में भी ये बीमारी देखने को मिल सकती है। यदि आपको ट्रॉमा के केसेस हैं, फ्रैक्चर नेक फीमर का केसेस है, स्टबलम फ्रैक्चर्स हैं, या हिप डिसलोकेशन का कोई केस है, तो उसमें कम उम्र में भी ये बीमारी देखने को मिलती है, और कुछ केसेस में 50 साल के बाद भी ये बीमारी देखने को मिल जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर 30 साल से 50 साल का जो एज ग्रुप होता है उसको ये अफेक्ट करती है। अब बात आती है इलाज की। ये सारी बातें हमने करी, क्या बीमारी के जो कारण हैं वो सारे हमने जाने, क्या इसकी ग्रेडिंग होती है वो हमने जानी। अब बात आती है इलाज की। तो इलाज की जब भी बात आती है तो उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। लक्षणों की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले जो लक्षण इसमें हिप जो एवीएन का लक्षण आता है वो आता है हिप पेन। आपके कूल्हे में दर्द की शिकायत होना शुरू हो जाती है। वो दर्द की शिकायत आपको आप जब रात्रि में या आराम कर रहे होते हैं तब भी रह सकती है, और चलने फिरने में भी आपको दिक्कत आने महसूस होने लग जाती है। तो आपको उस दर्द को, हिप के पेन को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको उचित परामर्श डॉक्टर से लेनी चाहिए। जैसे जैसे इसकी ग्रेडिंग या इसकी स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे आपके हिप जॉइंट में आर्थराइटिक चेंजेस जैसे जैसे स्टार्ट होते हैं, जोड़ में घिसावट होना जैसे स्टार्ट हो जाता है, तो पैर आपका अपोजिट पैर की तुलना में पैर छोटा हो जाता है। उसकी लंबाई जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आपकी अंदर की जोड़ की चिकनाई और कार्टिलेज है वो घिस जाती है, तो वो पर्टिकुलर एरिया आपका कोलैप्स हो जाता है, और उसकी वजह से आपका पैर छोटा पड़ना शुरू हो जाता है। लंबे टाइम तक यदि आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपका पैर दूसरे पैर की तुलना में पतला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां उस तरीके से यूज नहीं आ पाती हैं, उनकी एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है और आपका पैर कमज़ोर दिखने लग जाता है।
तो ये मुख्य इसके लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। तो इलाज में जैसा कि हमने बताया कि स्टेज, इसके 6 स्टेजेज होते हैं, तो उसके हिसाब से ही इसका इलाज किया जाता है। सामान्य तौर पर मरीज हमारे पास सेकंड स्टेज में डॉक्टर को कंसल्ट करता है। अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 में नॉर्मली पेशेंट हमारे पास नहीं आते हैं, लेकिन यदि स्टेज 1 में पेशेंट आ जाता है तो ये डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। धीरे धीरे स्टेज 1 आपके स्टेज 2 में कन्वर्ट हो जाती है और स्टेज 3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो यदि आप डिजीज़ को अर्ली उस टाइम पे उसको डायग्नोसिस कर लेते हैं या डिटेक्ट कर लेते हैं, तो आप उस स्टेज को वहीं पे रोक सकते हैं या फिर उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, ताकि वो जॉइंट जो है आपका ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि आप किसी भी तरह के हिप के पेन को या कूल्हे के दर्द को इग्नोर नहीं करें और अपनी मर्जी से कोई दर्द की दवाओं का सेवन करके और उसके टाइम को ख़राब ना करें। उचित समय पे सही डॉक्टर से सही परामर्श लें ताकि आपकी बीमारी को डिटेक्ट किया जा सके। अब अर्ली स्टेज में बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे जो हमारी होती है मोडलिटी, जिसमें हम एक्सरे करवाते हैं पेशेंट का, उसमें अर्ली स्टेज में कोई ऐसे स्पेसिफिक साइंस हमारे को नहीं दिखते हैं। लेकिन यदि पेशेंट कंटिन्यूसली हिप पेन की कंप्लेंट कर रहा है और एक्सरे में कोई साइंस नहीं है, तो हमें फिर एमआरआई की जांच की ज़रूरत होती है और एमआरआई में इस बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस बनता है। तो स्टेज 2 और अर्ली स्टेज 3 में जो हम ट्रीटमेंट इसका करते हैं, तो वो 2 हिस्सों में उस ट्रीटमेंट को हम डिवाइड करते हैं। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट और एक होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको हम बिस्फोस्फोनेट्स कहते हैं, वो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं और उन दवाइयों से आपका जो कोलैप्स होने के, बोन के कोलैप्स होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और अंदर की जो हड्डी की सूजन है वो कम करने में कुछ हद तक मदद मिलती है। यदि हमें जॉइंट को बचाना है तो हमें सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में सोचना पड़ता है और सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें कुछ ऐसे हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस रहते हैं जिसकी जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छी है और हम जॉइंट रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। तो इस केसेस में हम एक जो मिनिमल इन्वेजिव या बहुत ही छोटा ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं वो होता है कोर डिकम्प्रेशन। कोर डिकम्प्रेशन में हम ड्रिल होल बनाकर उस फीमोरल हेड के अंदर कुछ छेद करते हैं ताकि उस हड्डी के अंदर वापस से खून का दौरा सुचारू रूप से चालू हो सके। इसके एडवांस जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें हम स्टेम सेल्स हैं, पीआरपी हैं या फिर कल्चर्ड ओस्टियोब्लास्ट जो लेटेस्ट टेक्निक है जिसके अंदर हम पेशेंट की बोन का कुछ हिस्सा लेके उसको ग्रो करते हैं लैब के अंदर और फिर वो हिस्सा हम उसके आर्टिफिशियली हम उसके बोन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वहाँ की जो खून का दौरा और बोन की जो रिमॉडलिंग है वो वापस से स्टार्ट हो जाए और उसका हेड का कोलैप्स होना रुक जाए। ये एक प्रोसीजर है। इसके अलावा जो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिसको मैं कहूँगा कि जो सालों पुराना एक प्रोसीजर है लेकिन वो आज की तारीख में एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर की तरह माना जाता है, वो होता है कोर डिकम्प्रेशन प्लस वास्कुलराइज्ड फिबुला ग्राफ्टिंग। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि जो अंदर का नेक्रोटिक पार्ट है, जो ऑलरेडी हेड का पार्ट खराब हो गया है, उस हड्डी के हिस्से को हम निकाल देते हैं और उस हड्डी के हिस्से को निकाल कर उसकी जगह हेल्दी कैंसिलस बोन फिल कर देते हैं तथा उस खून के दौरे को वापस बनाने के लिए आपके ही पैर से लेग बोन से एक फिबुला नामक हड्डी होती है जिसको हम वहाँ की लोकल वेसल के साथ हार्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे उसको अंदर डालकर उस बोन को और वहाँ की जो लोकल वेसल्स होती हैं उनके साथ एनास्टोमोसिस करते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोसीजर होता है जिसमें हमें प्लास्टिक सर्जन और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की टीम की ज़रूरत होती है और लेकिन इस सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और 70 से 80% केसेस में इसमें हमें जोड़ को साल्वेज करने में या बचाने में सफलता मिलती है। अब बात करते हैं अपन स्टेज 4 या स्टेज 5 की, जिसमें ऑलरेडी हमारा जोड़ खराब हो चुका होता है, जिसमें आर्थराइटिक चेंजेस हमारे आ चुके होते हैं। तो उन केसेस में हमारे को जोड़ प्रत्यारोपण से ही हम उसका इलाज कर सकते हैं और जोड़ प्रत्यारोपण करके पेशेंट अपनी दोबारा से अपनी दिनचर्या चालू कर सकता है। तो ये आज हमने चर्चा करी ओस्टियोनेक्रोसिस या एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। अगली बार हम एक नए टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।